मेरी अम्मी की जो ब्लड लाइन है वो जी। ईरान की है। पहले मैंने ये सोचा कि अच्छा मैं कर लेती हूँ, फेसबुक पे प्रोफाइल पिक्चर लगा लूंगी और बड़ी अच्छी होगी, दुल्हन बनने का बहुत शौक था। ठीक है। उससे पहले ये हुआ कि जोंग का भी ऐड कर लिया। ओके। ये सारी ठीक। चीजें मैं फ्री में कर रही थी। बहुत सारे लोगों के साथ काम किया जो मेरे टाइम पे काम कर रहे थे। उसमें वहाज है, फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी, अहमद अली। उसका एक्चुअली पहला ड्रामा हमारे साथ ही था। जनवरी में मेरा निकाह एंगेजमेंट दोनों चीज हुई ठीक है। एंड देन फरवरी मार्च में वो चीज़ ख़त्म हो गई। खामोश होकर बैठ गई। हमारा बच्चा भूखा रहा कोई 3 बजे तक। हाँ ओके। भूखा रहा, खेलता रहा माशाल्लाह, उसको पता ही नहीं था क्या चीज़ होनी हाँ, है। ज़रा बच्चे को क्या पता। हाँ फिर जाने का टाइम हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। वो ना लाइक जा रहा था, मम्मी मम्मी चीख रहा था। That was so tough. तो मैं कुरान लेकर गई थी, वो भी पढ़ने की हिम्मत नहीं थी। मैं बैठी हुई हूँ और मैं प्रेग्नेंट थी 7 months. You might have choriocarcinoma cancer which is very rare. मैं तो रोने लग गई। मैंने कहा ये कैसे, मुझे कैसे कैंसर हो गया? मतलब मैं तो प्रेग्नेंट थी, मुझे कैंसर हो गया। अब आपको कोई रात के 8 बजे बोला कि अभी यूट्रस निकालना है, आपकी कभी सर्जरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं है, लाइक आप कितना लाइक ट्रॉमेटाइज हो जाओगे कि कैसे, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक थी। जब मेरी सर्जरी हो गई उन्होंने बोला अभी भी कीमो होगी। हाँ मेरी कीमो हुई सर्जरी के बाद भी? बिकॉज वो इतना डेंजरस कैंसर था। तबीयत मेरी बहुत ख़राब होती थी। हाँ। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए बहुत स्ट्रांग रही, बिकॉज अगर मैं डाउन हो जाती थी ना तो मेरे हस्बैंड भी डाउन हो जाते, मेरे बच्चे भी हो जाते। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने मुर्दों को गुस्ल देना शुरू किया। दानिश तैमूर, जब मैं नमाज नहीं पढ़ती थी मैं हमेशा उनको देखती थी, वो नमाज पढ़ते थे। मीडिया लाइफ इज़ वेरी लोनली। उमर सलेमान ओके। एंड मुफ्ती मेक। ओके। और पाकिस्तान से? पाकिस्तान में जब रील्स आती हैं तो मैं तारिक जमील का देख लेती हूँ। पाकिस्तान में स्टेटस का बहुत मसला है, ठीक है? तो स्टेटस ये एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। जब आपका शूटिंग चल रही होती है तो आपको यू नो एथिक्स होती हैं, एक चीज़ें होती हैं, आपको खुद ही ख्याल रखना पड़ता है, भले हाइजीन हो, एनीथिंग, क्योंकि हम लोग की ट्रेनिंग तो होती नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई शामी कबाब खा के आ जाए, आपके मुंह पे शामी कबाब फूके मारा है, फूके मारा है। तो लाइक यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एंड देन कुछ लोग डिओड्रेंट नहीं यूज़ करते हैं, उनसे स्मेल आ रही होती है, पीछे लोग सारी बातें कर रहे होते हैं। थर्ड क्लास पर्सन है आप, फर्स्ट क्लास एक्टर बट थर्ड क्लास पर्सन। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज बड़े अरसे के बाद मैं कोई डिटेल पॉडकास्ट करने लगा हूँ। आपने देख लिया, थंबनेल भी देख लिया है, आपने शख्सियत भी मेरे साथ देख ली है। अरीज फातिमा मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत सी कहानियाँ हैं। ये सिर्फ एक शोबिज़ स्टार नहीं थी, बल्कि हम कहेंगे अभी भी हैं। वो ये आगे डिटेल में बताएंगे कि मैं कौन कौन से रोल करना चाहूँगी और इनकी शराइत क्या है। ये कहती है कि मैंने नॉर्मल जो है ना एक्टिंग, वो अब नहीं करनी। और फिर इनकी लाइफ में जो आपको पता है कैंसर का एक बहुत बड़ा इशू है, और वो जो कैंसर है वो बहुत कम है, इसलिए जो चीज़ बहुत कम है उसका ट्रीटमेंट भी बड़ा मुश्किल था। बाकी भी इनके पास बहुत सी स्टोरियाँ हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं, शोबिस के हवाले से, इनकी लाइफ के हवाले से। ओहायो में क्यों रहती हैं? लोग पाकिस्तान से अमेरिका आते हैं, ये अमेरिका में पैदा होकर पाकिस्तान चली गई थी। मेरे साथ मौजूद हैं अरीज फातिमा। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले क्वेश्चन भी मेरा यही है, लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से अमेरिका आएँ, आप अमेरिका में पैदा होके टाइम गुजारने पाकिस्तान चली गई, व्हाई? आई लव पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान, आप अमेरिका में पैदा हो जाएं, आपके बच्चे हो जाएं, आप कहीं पे भी दुनिया में चले जाएं, लेकिन आपको जो अपनाइत होती है ना वो आपको पाकिस्तान में मिलेगी, बिकॉज आप वहीं के हैं। यू विल ऑलवेज बी एन आउटसाइडर अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहेंगे। तो ये मेरी सोच है। बल्कि मुझे खाना बहुत पसंद है पाकिस्तान का, मुझे ट्रेडिशंस पसंद है, हर चीज़ हम एंजॉय करते हैं। यहाँ वो चीज़ें नहीं हो सकती हमारे लिए। सो दैट्स व्हाई आई लव तो पाकिस्तान। किस एज में आप पाकिस्तान गई थी? सबसे पहले आई थिंक मैं 1-2 महीने की थी। ओके। तो मेरे पेरेंट्स पढ़ रहे थे उस वक्त, तो मैं और मेरे भाई दादी के पास गए थे। ओके। उसके बाद मैं वापस आ गई, मैं 5-6 साल की थी। फिर मैं गई होंगी जब मैं 14-15 साल की थी। उसके बाद मैं गई हूँ जब मैंने फील्ड शुरू की है, तब मैं मुस्तकिल वहीं पे रही हूँ। सो आई वाज 18 जब मैंने फील्ड एंटर किया, वो भी तुक्के से एंटर हो गई मैं। मेरी फैमिली में कोई भी मीडिया का नहीं है, बल्कि मेरा ननियाल ददियाल दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। ओके। मेरा ददियाल काफ़ी कंजर्वेटिव है, बट क्योंकि एक चीज़ होनी थी तो वो हो गई। हो गई। अच्छा, आपने इतना अरसा दादी के पास गुजारा, तो आपके पेरेंट्स पाकिस्तान क्यों नहीं गए? पेरेंट्स के बारे में बताइए कि क्या वो दोनों पाकिस्तानी हैं? नहीं, मेरी अम्मी की जो ब्लड लाइन है वो जी। ईरान की है, ओके। ठीक है? मेरी जो ददियाल, मेरा ननियाल दोनों यहीं पे हैं, ओके। ठीक है? और बहुत सालों से, डेकेड से यहाँ पर हैं। तो अगर मैं अभी पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं यही सोचती हूँ कि दादी तो मेरी 6-8 महीने यहीं पे होती हैं, तो मैं किस लिए जाऊँगी? ओके। ठीक है? तो मैं पहले तो काम की वजह से जाती थी। कितना जाऊँगी खाना बाहर खाने? यू नो, तो मेरा बनता नहीं है जाना, लेकिन फिर भी
मेरे ना ये दिल में बहुत महीनों से आ रहा है कि अब मेरा जाने का टाइम आ गया। अब टाइम मैं आ पाकिस्तान गया। जा रही हूँ, मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊंगी इंशाल्लाह, उनको दिखाऊंगी। बट मेरा कोई है नहीं ऐसा इतना अच्छा, करीबी। मीडिया में आने का जो आपको क्या शौक था, या कुछ लोग होते हैं ना अचानक कोई वजह बनी कि ठीक है एक फ्रेंड जा रहा था, सबके पास ये कहानी होती है, मेरी फ्रेंड जा रही थी ऑडिशन देने तो मैंने कहा मैं भी साथ चली जाती हूँ। नहीं, तो जब आपका क्या सिलसिला था? जब मैं आई थिंक मेरी अनफॉर्चुनेटली 2 पर्सनैलिटीज़ हैं। जब मैंने पहला ड्रामा किया था वो भी मेरा लीड पे ही था। ओके, तो मैं कभी मुझे वो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। तो ठीक है। ज़ेबा बख्तियार मेरी अम्मी हाँ, थी, मोहिब मिर्ज़ा मेरे अब्बू थे और साजिद हसन थे, और हम 3 बेटियाँ थीं उनकी। ओके, तो उस वक़्त कह सकते हैं कि मेरी उर्दू इतनी साफ़ नहीं थी, ओके, मुझे पढ़ना भी नहीं आती थी, एंड उसमें अमेरिका से ही बच्ची आई हुई थी। ओके, तो वो ऐसे हुआ जाना कि जब कैमरा ऑन होता था तो डायरेक्टर कहता था ऐसा लगता है तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, राइट? वैसे मैं खामोश हूँ। ठीक है, जो मुझे जानते हैं उनके लिए मैं खामोश नहीं हूँ, ओके, लेकिन एक इंट्रोवर्ट यू ठीक कैन है, से, जाना बिल्कुल भी नहीं था मुझे फील्ड में। मेरी फैमिली ने भी नहीं सोचा था कि मैं मीडिया में चली जाऊंगी। हुआ ये था कि फोटोग्राफी का बहुत शौक था। आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, ओके, राइट? तो मुझे होम डेकोर का शौक है, मुझे अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो एडिटिंग करके लगाना, एक्टिंग करना, मुझे इस चीज़ का शौक है। ओके, तो उसमें ये था कि मैंने कहा चलो ये फोटोग्राफर है, कोई साथ में इंटर्नशिप कर लेती हूँ। अब हम पहुँच गए वहाँ पर, ठीक ब्राइडल है, जोड़ा भी तैयार है, और वो नहीं आई। एंड वो नहीं आई। अब हम बैठे हुए हैं तो उन्होंने बोला ये तो करना है तो आप कर लो। तो पहले मैंने ये सोचा कि अच्छा मैं कर लेती हूँ, फेसबुक पे प्रोफाइल पिक्चर लगा लूँगी और बड़ी अच्छी होगी, दुल्हन बनने का बहुत शौक था। ठीक है, अब मैंने वो पिक्चर्स खिंचवाई और उसके 2 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया स्टोन एज का। तो लाहौर का एक ब्रांड था आई थिंक ठीक है, जीन्स का, वो भी जाके कर लिया मैंने फ़ोटोशूट। ठीक है, अच्छा, मेरी दादी को नहीं पता था कि मैं उस वक़्त ये काम कर रही हूँ, ठीक है, राइट? और उसमें भी ये था कि चलो स्लीवलेस नहीं पहनना। आई न्यू माई बाउंड्रीज़, लाइक हमेशा से मुझे था कि मैं क्या चीज़ कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती। फिर मेकअप आर्टिस्ट ने बोला कि मुझे फ़ोन आया, बिकॉज़ उनसे दोस्ती हो गई थी, वो थोड़े से बड़े थे एज के, एंड ही वाज़ वेरी नाइस। तो उन्होंने कहा कि एक ड्रामा बन रहा है, तो अमेरिका से ही बच्ची आनी है, तो तुम ना आ जाओ, कोई बच्ची नहीं मिल रही ऐसी। आई सेड ओके। अब अच्छा नहीं, उससे पहले ये हुआ कि ज़ोंग का भी ऐड कर लिया। ओके, ये सारी ठीक। चीज़ें मैं फ्री में कर रही थी, क्योंकि अच्छा, एड्स ऑफ फ्री में कोई मैं पैसे सब नहीं मिल कुछ फ्री रहा, में कर सिर्फ रही शौक थी। था तो मुझे बस। शौक था ना, मुझे किसी ने सिखाया ओके, कि आप पैसे चार्ज करते हो। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ है कि जो नए लोग आते हैं उनको बड़ा स्कैम किया जाता है, तो मैं उनमें से एक थी। तो आपने जोंग का एड भी फ्री में मैंने किया? ज़ोंग का ऐड भी अब किसने पैसे खाए क्या हुआ आई डोंट नो, लेकिन मैंने सब फ्री में कर लिया। बिलबोर्ड्स भी लग गए और मैं कार्ड पकड़ी हुई हूँ, सारी चीज़ें हो गई। खैर उसमें फिर जब मैंने ड्रामा किया, नहीं फिर बिलबोर्ड मेरे घर के आगे लग गया। ओके, हम लोग कराची में? कराची में नेवी हाउसिंग में रहते हैं हम लोग। ठीक है। तो मेरी दादी ने बोला ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही है, और झूठ मैं बोलती नहीं, मैंने उनको ओके, बोला ये मैं, राइट? ओके, बड़ा वो गुस्सा हुई, उन्होंने बोला तुमने कब किया, हमें पता ही नहीं। और उस वक्त कहीं का बोल के जा रही हूँ, कहीं निकल गई ना, छुप के ठीक कर है, लिया था मैंने। ठीक है, खैर आई टोल्ड दादी आई सेड कि मुझे ऐसे ऐसे ड्रामे का हुआ है, तो मैं जो हूँ मुझे ड्रामा करना है। तो बड़े नाराज़ हुई। फिर उन्होंने बोला अच्छा गार्ड्स को लेकर जाना है, और मैं पिक करने जाऊँगी, मैं ड्रॉप करने जाऊँगी, और रमज़ान का महीना था, इफ्तार घर पे होगा। ओके, अब वो हर जगह पहुँच जाती थी, ठीक हर है, जगह, हर शूट पे आ रही हैं, हर चीज़। और लोग अजीब भी समझते थे कि ऐसे आ रही हैं, लेकिन आई थिंक वो बहुत ज़रूरी चीज़ थी मेरे लिए ओके, कि कोई साथ होता। बट खैर वो मैंने ड्रामा किया। उसके बाद मेरी किस्मत थी, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह, ना कभी मैंने स्ट्रगल किया ना चीज़। एक मैं चीज़ ये ज़रूर बोलूँगी कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में थी, मुझे हमेशा से होता था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनूं और कभी मैं किसी इंसान से कुछ नहीं मांगूं। अभी भी ओके, मेरा ये है। अच्छा, तो मुझे याद है कि मैंने नमाज में दुआ पढ़ी थी, कि दुआ की थी कि मुझे किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाने पड़े व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, राइट? वो टाइम है और अभी का टाइम है। कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी पे डिपेंडेंट, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? तो माशाल्लाह, ये चीज़ उस वक्त भी यही थी। अच्छा, फिर मेरी ज़िंदगी में एक डायरेक्टर हैं बदर महमूद, कि ही इज़ लाइक फैमिली। ही taught me that तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी वर्ती क्या है, तुम बैठ के ड्रामे करी जा रही हो, तुम हर चीज़ करी जा रही हो। He taught me and he guided me throughout everything. मैं ओके, उनसे पूछती थी कि अच्छा बताएं ये चीज़ है क्या करना है, ये चीज़ है एंड आई डोंट नो अगर आप जानते हैं जैसे हानिया और अभी जी, जो जी, ड्रामा निकल, डू यू जी, नो जी, हिम बदर महमूद? नहीं, फहद मुस्तफ़ा और हानिया का जो ड्रामा था जी, उसके जी, डायरेक्टर, ओके, जो ओके, बहुत मशहूर था, ठीक राइट? है, तो ही
ही जेम ऑफ अ पर्सन। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि इंडस्ट्री में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना। और मुझे एक चीज़ ये है इंडस्ट्री की कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। आई एम सॉरी, आपका सवाल सिंपल सा था। बिल्कुल नहीं नहीं, हाँ, it's अच्छे okay. बुरे लोग हर जगह होते बिल्कुल। हैं। मैं हमेशा खामोश रही हूँ अपनी शूट्स में भी, अपने काम से काम रखा, लेकिन मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो लोग जितने डेस्परेट होकर आते हैं ना, लोग उनका फ़ायदा बहुत उठाते हैं। तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आप सही रास्ते से आएँ, बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट डाइवर्टेड, राइट? कि आप और बुरे आप उसमें इंडस्ट्री पे चले। पूरा डिपेंड ना करें। अगर आपके फाइनेंसेस और जगह से सेट है तो फिर आप अपने बाउंड्रीज भी सेट कर सकते हैं, आप अपनी हॉबी मर्जी के से लिए काम करें, भी। बिल्कुल। लेकिन गलत हाथों में नहीं जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसी कोई चीज़ फेस नहीं की। मुझसे कोई पूछता है, कहता है माहौल बहुत ख़राब है, तो मुझे लगता है इंसान के अपने ऊपर होता है ना कि वो कैसा है, उसकी तरबियत कैसी हुई हुई है, उसकी फैमिली कैसी है। अब हर चीज़ में आप हाँ हाँ कर लें, बिकॉज एक होता है ना फियर ऑफ मिसिंग जी आउट। जी जी जी। तो वो चीज़ अगर आप अपनी ख़त्म कर लेना तो आपकी इज्जत भी वहीं होती है, और हर फिर चीज़ें काम भी बहुत मिलता रहता काम है। भी बहुत मिलता है। अच्छा, ड्रामे आपने काफ़ी सारे जिनमें काम किया, आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? या अगर आप मल्टीपल कहना चाहें, 2-3? हाँ, मेरा जो लास्ट ड्रामा था उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था मेरा, हसद। मैं बहुत ही हसदी थी उसमें, और हर वक्त मुझे बहुत मज़ा आया उसको प्ले करने में। आई थिंक वो एक मेरा फेवरेट है। ठीक है। दूसरा एक है आपके लिए, जो फैसल कुरैशी के साथ था, वो भी मेरा एक बहुत फेवरेट है। बाकी तो सारे अच्छा, आपने जितने भी ड्रामा में काम किया उनमें आपने किन-किन के साथ काम किया? आपके जो कलीग्स हैं, मेल फीमेल दोनों बताएं। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया जो मेरे टाइम पे काम कर रहे थे। उसमें वहाज है, फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी, अहमद अली। उसका एक्चुअली पहला ड्रामा हमारे साथ ही था। ओके। उनके साथ काम किया, लेकिन मोस्टली एवरीवन। अगर मैंने उनके साथ ड्रामों में नहीं काम किया तो मैंने कमर्शियल में काम किया। ओके ओके। तो म्यूज़िक से रिलेटेड अली ज़फ़र, उनके साथ एड्स किए मैंने। तो आई थिंक आई ऑलमोस्ट वर्कड विद एवरीबॉडी। द ओनली पर्सन फवाद खान के साथ नहीं किया, ना मैं कभी मिली। ओके। हाँ। और फीमेल में? फीमेल में सबा कमर के अलावा आई थिंक सारी जो है उनके साथ काम किया मैंने। मिनाल का फर्स्ट ड्रामा एमन का मेरे साथ था। ओके। उसमें वो बहुत छोटी सी थी, आई थिंक 15 इयर्स ओल्ड होंगी वो। ओके। उनके साथ आयजा के साथ मेहरीन राहील, ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑल द आपाज, ऑल द अच्छा, अंकल्स। जब आपको पता चल गया कि इंडस्ट्री में पैसे मुझे लेने हैं और पैसे भी मिलते हैं, पहली दफ़ा कितने पैसे चार्ज किए थे आपने? ये कितने मिले थे, कुछ याद है? पहली ड्रामे पे 3 लाख। अच्छा, पहले ड्रामे पे। और आखिरी ड्रामे पे कितने पैसे मिले आपको? 28 28 लाख। 28 लाख। अच्छा, ज़बरदस्त। अब अगर होता तो मैं 40 लाख अच्छा, ओके। हाँ, ये पुरानी बात है ना, ये पुरानी बात है, ये 7 साल पुरानी हाँ, बात कोविड है। से पहले की बात है। हाँ। अच्छा, अभी जब ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि मुझे, हम नाम नहीं लेते, किसी ने, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मतलब उन्होंने आपको ऑफर की, लेकिन उन्होंने कहा कि स्कार्फ उतारना पड़ेगा। या तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि अगर अभी आपको कोई मीडिया में ऑफर करता है Yeah. तो आपकी क्या शराइत है और क्या आप काम करेंगी? मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो देखते हैं कि मैं स्किट्स बनाती रहती हूँ। जो मेरी नैनी है उसके साथ कभी बना लिया, कभी कुछ। आई जस्ट फील, वाई इज़ इट कि जैसे ईरान में ड्रामे बनते हैं उनका सर कवर होता है, वाई इज़ इट कि जो हम टीवी पे शो कर रहे हैं, हम मुसलमान ही है ना, राइट? हमारी कुछ, और एक्चुअली अ लॉट ऑफ फीमेल्स हमारे पाकिस्तान में वो अपना सर कवर करती हैं, राइट? उनको भी मोहब्बत हो जाती है, उनके भी दुख होते हैं ज़िंदगी के। तो हम क्यों नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कोई लड़की है जो हीरोइन है और उसका सर कवर है? इसमें कोई हर्ज तो इसमें नहीं कोई है, हर्ज अगर तो नहीं, कोई बुराई पूरी तो दुनिया नहीं में है। बन सकते हैं तो हाँ। पाकिस्तान में क्यों नहीं बन हाँ, सकते? तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों है। तो मैं, देखिए, मैंने 2-3 बार हिजाब स्टार्ट किया है अपनी ज़िंदगी में, राइट? मेरा और अल्लाह ताला का एक चीज़ है, इट्स पर्सनल। अल्लाह करे मैं इसको कंटिन्यू रखूं। आई टेक इट वन डे एट अ टाइम, बट मैं किसी और के कहने से क्यों उतारूंगी? आई एम नॉट हियर टू प्लीज एवरीवन, राइट? तो अगर वो मुझे हिजाब के साथ कास्ट कर लेंगे, आई वुड लव टू डू इट। ज़बरदस्त। अभी आपने मोहब्बत की बात की, तो मोहब्बत आपको हुई? मेरे हस्बैंड से ओके। अच्छा, जी। आप अगर माइंड ना करें और ओपनली ज़रा बताना हम्म। चाहें कि आपकी जो शादी है इससे पहले आपका एक निकाह भी हुआ जी। था, वो जी। क्या स्टोरी थी, कब, कैसे हुआ था, और फिर? अच्छा, एक बात ये है कि मैं किसी के पीठ पीछे बहुत कोशिश करती हूँ नहीं बात करूँ, बिल्कुल सही है, राइट? बिल्कुल। मेरा निकाह हुआ था, उनके जो एल्डरली, क्या बोलेंगे उनको, उनके जो बड़े थे, जी जी। वो मेरे दादा के साथ रोटरी क्लब में थे। ओके। अब मसला ये है कि मेरा पाकिस्तान में इतना कोई लिंक नहीं है, तो जैसे होता है ना कि आप जाके पूछ पाछ करते हैं कि कौन कैसा, तो वो चीज़ नहीं है। उनके बारे में इतना जानती थी कि चलें वो भी मीडिया के कुछ कनेक्शन थी उनके साथ, जो कि मुझे बाद में पता चला। ठीक है। बट वो मंगनी एक दिन हुई,
अगले दिन निकाह हो गया, उसके 1 महीने बाद वो ख़त्म हो गया। रुखसती Okay. नहीं हुई थी मेरी ठीक है। उनके साथ। एंड आई विश हिम वेल जहाँ पर भी वो हैं, खुश होए वो, लेकिन मेरा उनके साथ कोई ऐसा सच कनेक्शन नहीं था। और बहुत सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगी जो लोगों ने रिलीज़ की। मैंने आज तक उस बारे में बात नहीं की, बट वो सब कुछ सामने है फॉर पीपल टू सी, बट वो चीज़ उसके साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं था मेरा। और ये किस एज में हुआ था आपका? दिस वाज व्हेन आई वाज 2014। 14। हाँ, तो जनवरी में मेरा निकाह एंगेजमेंट दोनों चीज़ हुई, ठीक है। एंड देन फरवरी मार्च में वो चीज़ ख़त्म हो गई। नहीं, मैं ख़वातीन से वैसे एज नहीं पूछनी चाहिए, हाँ, लेकिन मैं अच्छा, आई एम ओपन अबाउट इट। मतलब उस वक्त आपकी क्या एज थी जब आपका निकाह हुआ? 24। और फिर उसके कितने अरसे बाद आपकी ये वाली शादी, जो मतलब उसके कितने अरसे 3 बाद साल पहले बाद। आपकी शादी हुई? 3 साल बाद। 3 साल बाद। हाँ। तो ये आपकी शादी कैसे हुई? आपको कहाँ पे मिले, क्या हुआ, अच्छा। कैसे हुआ ये? उज़ैर जो है, उनका मीडिया से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। वो कनाडा में बड़े हुए, उन्होंने आज तक कोई ड्रामा नहीं देखा। जब उनकी मुझसे बात हो रही थी, उनको यही नहीं पता था मैं कौन हूँ। ओके। ओके, सो आई थिंक मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, यू नो, कि होता है कि पहला एक्सपीरियंस भी ऐसा था कि वो मीडिया हाँ, कि में, वो फेम की वजह से था। या हाँ। तो ही इज़ रिजर्व्ड, अपने उसमें रहते हैं वो। ही वेंट टू डाउ इंटरनेशनल, जहाँ Okay. पर मेरे कज़न भी जाते थे। ओके। असली में ये हुआ कि ये लोगों को स्टोरी नहीं पता वैसे। ये हुआ कि मुझे किसी और उज़ैर को मैसेज करना था जिनकी यूनिवर्सिटी में जाकर मुझे बात करनी थी। ओके। मैंने इनको कर दिया, ठीक है। बिकॉज़ मैंने सिर्फ देखा 6 म्यूचुअल फ्रेंड्स, ठीक उसमें है। मेरे कज़न भी थे। ठीक है। अच्छा, उज़ैर ने कभी मुझे प्रपोज़ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि ट्रेडिशनली क्या चीज़ होती है, जब आपको एक लड़की अच्छी लगती है तो माँ बाप को आप उनके घर भेज देते भेजते हो। हैं, बिल्कुल। तो मैंने कहा ऐसे ही होता है, तो उन्होंने बोला अच्छा मैं भेज दूँ, ओके। बस। मैं कहा भेज दे। अच्छा। उसके बाद ऑब्वियसली ही वाज अ स्टूडेंट, तो आपकी रेजिडेंसी होती है, आपकी हाँ, सारी बिल्कुल। चीज़ें होती हैं। तो एक जो देसी दिमाग होता है ना कि चलो बात पक्की हो गई, ये भी लड़का भाग ना जाए, तो मैंने उनको इमोशनल ट्रॉमा देना शुरू किया कि भाई अब रिश्ता लेकर आओ। बोल दिया आई एम नॉट कमिटेड, बट ही डिड। उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से रिश्ता भेजा और हमारी बस शादी हो गई। तो शादी आपने जो फंक्शन से वो कहाँ पे हुए, पाकिस्तान में या अमेरिका में? पाकिस्तान में भी हुए, कनाडा में भी हुए। कनाडा में भी हुए। हाँ, कनाडा में भी हुए। और अभी ओहायो में रहने की क्या वजह, इतनी दूर? मतलब जब हम यहाँ आ रहे थे ना, हाँ। तो हमारा एक दोस्त रहता है कोलंबस में, हमने उससे जी। कहा तुम्हारे पास भी आएंगे। हम्म। रास्ते में मैंने कहा भाई हम नहीं आएंगे, ये इधर से हमसे आगे 2 घंटे ड्राइव नहीं होगी। कहते मेरे दोस्तों ने मुझे यही कहा था, जब मैंने उन्हें बताया ना कि वो आ रहे हैं, उन्होंने कहा इधर कोई किसी को मिलने नहीं आता हाँ। इतना दूर। ओहायो बहुत बोरिंग है। ओके, ये तो आप न्यूयॉर्क से हैं, राइट? जी, जी, तो न्यूयॉर्क। देयर इज नो कंपैरिजन। मिशिगन में हम लोग रहते थे, ठीक है। एंड मिशिगन में शादी के बाद मिशिगन ही मूव हुई थी ओके। मैं। अच्छा, पहले भी मैं यहाँ रह चुकी हूँ जब मैं मिडिल स्कूल में थी। ओके। ठीक है, तो मिशिगन में मेरी बहुत फैमिली है, बहुत रूट्स हैं वहाँ पर, और कनाडा के बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो जब रेजिडेंसी का टाइम आया उज़ैर की यहाँ मैच हो गई, मैं बहुत अफसरदा थी कि यहाँ तो कोई देसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब क्या करेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ मूव हुई तब मुझे पता चला माशाल्लाह यहाँ इतनी अच्छी कम्युनिटी है कि अब मैं कहती हूँ मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। ज़बरदस्त। थोड़ा सा बच्चों के बारे में बताइए, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा, और क्या एजेस हैं उनकी? ईसा माशाल्लाह 5 साल का है, और माशाल्लाह। याया जो है वो अभी 3 साल का हुआ है। माशाल्लाह। अगर आप उस पर भी खुल के बात करना चाहें, उसमें भी आपको बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जी, जो आपका जी। बेटा ईसा है, जी। तो वो बताएं क्या उनका प्रॉब्लम था और फिर कितने अरसे बाद वो रिजॉल्व हो गया? ईसा के टाइम पे व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट कोविड था। ठीक है, कोविड था और सब कुछ बंद था। तो मेरी डिलीवरी हुई, अल्ट्रासाउंड जब हुआ तो पता नहीं था कि ईसा के दिल में सुराख है। ओके। अच्छा, ये जो ईसा के दिल में सुराख है था, वो बहुत रेयर पोजीशन में होता है। अमूमन ये होता है कि जहाँ आपके दिल में सुराख होता है उसमें नेचुरली टिश्यू आ जाता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, आपके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। बट जहाँ ईसा का था वहाँ पर जापानीज़ लोगों में ज़्यादा होता है। हालांकि मेरा जापान से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वहाँ ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो जब वो पैदा हुआ, वो भी डिलीवरी मास्क लगा के सारी चीज़ें हुई। जब वो पैदा हुआ तो मुझे लाइक फुसर हो रहा था, और मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। अब मुझे उज़ैर की शक्ल से लग रहा था कि समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ रॉन्ग। फिर उन्होंने आके बोला कि इसके दिल में ना सुराख है, राइट? अब आपको कहीं और जाना पड़ेगा। अब जब कहीं और जाना पड़ेगा, एक एज अ मदर आपको ये होता है कि मुझसे कोई गलती हुई है कि ये चीज़ हो गई, राइट? मैंने कुछ किया ऐसा, मैं अपने आप को, बिकॉज होता है ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें लिखा होता है प्रेग्नेंट लोग, और मैं बहुत सारी चीज़ें करती थी क्योंकि मैं कोलैबोरेशंस करती थी, मैं काम करती थी इस चीज़ पे। तो मुझे आई स्टार्टेड ब्लेमिंग माई सेल्फ, और इतना ज़्यादा हो गया वो
कि एक ट्रॉमेटाइज इंसान नहीं हो जाता कि उसको इतनी कैलोरीज चाहिए ही चाहिए फार्मूला में, वरना उसकी ग्रोथ नहीं होगी। यस एंड अगर उसने नहीं ली तो उनकी एनजी ट्यूब लगाते हैं ना फीडिंग के लिए। आप यकीन करें, आई वेंट क्रेजी। लाइक जब उसका अगर 27 आउंसेस से 3-4 आउंस कम हो जाते थे ना, तो मेरा बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता था कि आज इसने दूध नहीं पिया। और मैं क्योंकि उस एनजी ट्यूब से डरती थी, तो मैं 4-5 आउंसेस होते हैं फार्मूला के, राइट, तो उसको मैं 5 ml के सिरिंज से दूध पिलाती थी। ओके ठीक है, और मेरा सिर्फ यही काम था कि मैं सिर्फ उसको बैठ के ना लाइक साइकोटिक कि बस उससे दूध पिला रही। बट इवेंचुअली लाइक बच्चा, और जब मैं उसको सोने भी नहीं दे रही कि इतना वो थक गया, उसको मैं बार बार जगा रही कि अभी मुझे उसको दूध पिलाना है, दूध पिलाना है, दूध पिलाना है। एंड आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज आई वेंट थ्रू दिस, राइट, कि वो बेचारा उठ ही नहीं रहा था। एक दिन फिर हम 911 फ़ोन किया कि उठ ही नहीं रहा, तो फिर मुझे जाके डॉक्टर ने बताया कि जो हार्ट के बच्चे होते हैं, हार्ट पेशेंट्स, उनको आप एवरी 3 आवर्स फीड कराते हैं, जितना पी लिया 15 मिनट में पी लिया, राइट। बट क्योंकि मैंने इतना Okay. दिमाग पे हावी कर लिया, तो बार बार उठा के बस दूध पिलाना है, दूध पिलाना है, दूध पिलाना है, और वो काफ़ी अरसे तक मेरे अंदर वो चीज़ रही है। फिर उसको मैंने उसको फार्मूला ही नहीं पसंद था। अब मैं कैसे पिलाती हूँ, स्पिट आउट कर देता था। फिर खाने के टाइम पे आया, फिर मैंने फार्मूला देना शुरू किया। बट देन माशाल्लाह एक थोड़ा सा टिश्यू जो है ना, वो बैरियर आ गया उसके Okay. सुराख पे ना, तो ही स्टार्टेड डूइंग वेल। मुझे डॉक्टर ने बोला कि शायद इसको ज़रूरत नहीं है सर्जरी की। तो मैं Okay. 5 टाइम की नमाजी हो गई थी, बिकॉज जब आपके ऊपर कोई तकलीफ आती है ना, हाँ, आप फिर भागते आप तो अल्लाह अल्लाह के मेरे साथ के तकलीफ पास होते हो। हैं, बिल्कुल। मैं बहुत खुश थी उस दिन कि इसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, राइट। अच्छा, एक परसेंटाइल अमेरिका फॉलो करता है कि आपका 50th परसेंटाइल एवरेज, ठीक बट है। हमारे देसी बच्चे थोड़े से दुबले होते हैं। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद उन 2 साल में ये था कि मैं इस बच्चे को 50th परसेंटाइल पे लेकर जाऊंगी, Okay. राइट। एक गोल था मेरी ज़िंदगी ठीक है। का। तो मैंने उस वक्त सोशल मीडिया भी छोड़ दिया था उस टाइम पे ना, व्हेन आई वाज Okay. गोइंग थ्रू दिस। फिर एक दिन गई, उन्होंने बोला इसको सर्जरी की ज़रूरत है। एंड दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग कि मैं इतनी मेहनत से इसको मैंने ठीक कर दिया है, हाँ। अपनी नज़र में ठीक जी। कर दिया है, इसको ज़रूरत है। खैर, देन आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, मुझे अपना डॉक्टर चेंज करना है। फिर मैं यहाँ पर एक और डॉक्टर है, माशाल्लाह ही इज़ वेरी गुड। उन्होंने, अच्छा, क्योंकि आप जब मेडिकल फील्ड के नहीं होते ना, तो कभी कभी आपको कुछ डॉक्टर्स सही तरह चीज़ समझाते नहीं है, बिकॉज उनको लगता है कि आपको समझ नहीं आती, ठीक है। बट एज अ मदर एंड एज अ फादर, आप हर बार, हर जो ना क्या कहेंगे उसको, यू गो आउट ऑफ योर वे टू मेक Yes, श्योर यू अंडरस्टैंड, बिकॉज बिल्कुल, दैट्स योर बिल्कुल, चाइल्ड। बिल्कुल। तो उस डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया था पहले वाले में। उनकी रिटायरमेंट करीब थी, तो उनको था कि बस मैं रिटायर हूँ, मैं चला जाऊँ। ठीक है। और इन डॉक्टर ने मुझे सब समझाया, इन्होंने मुझे सेटिस्फाई किया कि चलो अब मुझे पता है क्या प्रोसीजर है, सर्जरी क्या करेगी, सारी चीज़ें मुझे पता चली, राइट। फिर आई वॉज रेडी कि इसकी सर्जरी हो जाए। तो ये जब 2.5 साल का था, उन्होंने बोला ओपन हार्ट सर्जरी होगी इसकी। आई थिंक टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ बिल्कुल, एंड बिल्कुल। माई हस्बैंड्स लाइफ। अच्छा, उससे पहले ये हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई मेरे दूसरे बेटे के पास। जब मैं गई हूँ यहाँ पर, बिकॉज हम छोटे से गांव में रहते हैं, मैं यहाँ पे गई हूँ अपने अल्ट्रासाउंड कराने। ही वाज, एक तो अच्छे भी नहीं थे बात करने में। उन्होंने बोला दिमाग में 3 सिस्ट हैं, दिल में ये है वो है। मुझे पूरा डरा दिया उन्होंने कि आपकी सेकेंड चाइल्ड के साथ भी यही मसला, बिकॉज चांसेस होते हैं। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, और मैं उसी ट्रॉमा में सर्जरी के लिए गई। ऐसा कुछ भी नहीं था, बाय द वे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मैं सेकंड बल्कि ओपिनियन, आपके साथ में हाँ बिल्कुल हमारे साथ है, खेल रहा है। सेकंड ओपिनियन के लिए गई, वो बिल्कुल ठीक था, कुछ भी नहीं था, उसको बॉडी ग्रो हो रही थी, राइट। तो एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला पे भी भरोसा करना चाहिए, दुआ हाँ। भी एक चीज़ होती है, बिल्कुल। राइट। मैंने बहुत दुआ किया। खैर, वो जो 45 मिनट्स की ड्राइव थी ना सर्जरी के लिए, एक दिन भूखा रखना पड़ा था, ओवरनाइट बच्चा भूखा था। जब वहाँ गए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, तो पता चला कि सर्जरी नहीं हो सकती, बिकॉज इमरजेंसी में एक और बच्चा आ गया है, ठीक है। ओके। तो उस वक्त एज अ मदर मैं बहुत गुस्से में आ गई, मेरे बच्चे हाँ। ने तो खाया नहीं है। तो मेरे हस्बैंड, ही इज मच कॉमर देन मी, ही सेड किसी और बच्चे की इमरजेंसी है, गॉड फॉरबिड ही passes away, और तुम अपना अपना सोच रही हो जिसकी सर्जरी स्टार्ट नहीं हुई। खामोश होकर बैठ गई। हमारा बच्चा भूखा रहा कोई 3 बजे तक, हाँ Okay. भूखा रहा, खेलता रहा माशाल्लाह, उसको पता ही नहीं था क्या चीज़ होनी हाँ, है। ज़ाहिर है, बच्चे को क्या पता। हाँ, फिर जाने का टाइम हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। वो ना लाइक जा रहा था, मम्मी मम्मी चीख रहा था। दैट वाज सो टफ। मैं बस खामोश बैठी। तो जैन ने हक किया उसको, और जैन ने बोला तुम कुछ बोलोगी? मैंने कहा नहीं, और बस मैं बैठी रही, बिकॉज दर्द ऐसी चीज़ होती है कि मैं नहीं, अकेले वाकई, रहना और चाहती हूँ, औलाद राइट? का जो दुख है वो तो औलाद का दुख, वाकई राइट। माँ और बाप फिर को उसको बिल्कुल। ले गए। आई एम नॉट अ डॉक्टर, राइट, तो मैं बस एक माँ हूँ। हाँ हाँ।
तो मैं कुरान लेकर गई थी, वो भी पढ़ने की हिम्मत नहीं थी। और मैं बैठी हुई हूँ और मैं प्रेग्नेंट थी 7 मंथ्स, और मैं बस बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ। और उस वक्त ना लाइक वो कह रहे हैं कि नोट्स नहीं पढ़ो, मैं बैठ के नोट्स पढ़ी हूँ, दिल निकालती है, उसको पंप कर रहे हैं। ओह लाइक आई कुडंट डू एनीथिंग राइट। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज फाइन। उस वक्त मैं कमरे में चली गई, तो जब एनेस्थीसिया से निकल रहा था, ही वाज जस्ट सेइंग मॉमी मॉमी। तो खैर उसके पास मैं गई। 2 दिन बाद उन्होंने हमें घर भेज दिया, बिकॉज कोई पता नहीं राइनो वायरस, पता नहीं राइनो वायरस नहीं, कोई बच्चों का कोई सांस की जो वायरस था वो Okay. फैला हुआ था। उन्होंने हमें वापस भेज दिया। फिर मेरी ज़िंदगी में मेरी नैनी आई, क्योंकि मैंने फेसबुक पे लिखा था कि मेरी बेटे की सर्जरी है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो हमारी नैनी आई, जो खुद भी बहुत तकलीफ से गुजरी हुई है, उसका एक हाथ नहीं चलता, सिर्फ एक पिंकी चलती है, लेकिन मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, बहुत ज़्यादा। तो वो अभी भी आई, साथ है वो। अभी भी हमारे साथ है। तो वो वो उस टाइम पे आई जब मुझे बहुत किसी की ज़रूरत थी, बिकॉज मैं यहाँ किसी को ज़्यादा जानती नहीं थी। और आप जब मीडिया से आते हो ना, तो आप बहुत मुश्किल से किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे बहुत टाइम लगा यहाँ फ्रेंड्स बनाने में, बिकॉज यू कैन ट्रस्ट एवरीबडी, यू नो। ऑफ कोर्स बिल्कुल। हाँ। मुझे लगता है ना कि पता नहीं ये किस लिए ताल्लुक बना रहे हैं, कोई फ़ायदा उठाना होगा, तो इस तो तरह मैं की चीज़ें बिल्कुल। और फिर हम लोग खामोश में, मेरे हस्बैंड ज़्यादा अच्छा, मेरे बेटे का ना स्पीच का भी उस वक्त प्रॉब्लम था, बिकॉज हम इतने खामोश वैसे ही घर पे होते थे। अब माशाल्लाह बहुत बोलता है वो। चलो बट माशाल्लाह। उसके स्टिकर्स निकालना सीने से, उसका कट है, उसको भी नहीं पता कि वो क्यों है। बट आई टेल हिम दैट तुम सुपर हीरो हो आप, और हम सबसे ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी हुई, एंड मेरे दूसरे बेटे की डिलीवरी हो गई। फिर यू नो लाइक वक्त गुजरता गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड रेजिडेंट थे, तो दोनों बच्चों को जैसे मैंने और मेरी नैनी ने पाला, बिकॉज रेजिडेंसी इज़ आपका हस्बैंड घर पे ही नहीं होता, हाँ, सारा टाइम वैसे हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल सारा। में ही होता है। अच्छा, एक आपकी लाइफ में और बड़ा मुश्किल वक्त है जो कैंसर का था, उसके बारे में बताएं डिटेल कि वो क्या था, क्यों, मतलब वो कैसा कैंसर है कि जो बहुत कम है और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम भी आपको काफ़ी फेस करना पड़ा, यूट्रस भी रिमूव हुई आपकी। मैं क्या चाहता हूँ आप बिल्कुल ओपनली बताएं, ब्लंटली बताएं, ताकि अगर उससे किसी का भी फायदा हो सकता है, किसी और को कोई ऐसे प्रॉब्लम है या किसी का कोई इस तरफ जा रहा है और वो रुक सकता है या उसका कोई फायदा हो सकता है। अच्छा, ये दास्तान बहुत लंबी है, लेकिन कैंसर से पहले कुछ एक लंबा फेज़ आ गया था जिसमें सिर्फ मैं दुनिया की हो गई थी। ओके। और मैंने बैठ के बात बोली थी कि अल्लाह ताला ऐसा कुछ हो जाए जो मैं ना इस दुनिया से मोहब्बत ख़त्म हो जाए। कभी भी किसी भी वक्त कबूलियत का वक्त होता है, लेकिन वो आई गेस एक वक्त था। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ मेरे साथ हुई वो अच्छे के लिए थी। तो मैं बहुत रील्स बना रही थी और फैशन, और मैं मेक्सिको गई और मैं स्लीवलेस पहन रही थी, एंड बिकॉज मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे किसी चीज़ पे नहीं रोका, ठीक है। शादी के बाद स्लीवलेस पहन रही थी बाय द वे, उससे नहीं पहले पहनती थी, और पहली बार पहना था पिछले साल। ओके। पिछले साल पहली बार पहना था। लाइफ बहुत एंजॉय कर रही थी मैं, राइट। नमाज नहीं पढ़ रही थी, एंड रमज़ान के लिए भी पैसे दे देती। खैर मुझे माइग्रेन का भी इशू है, तो एक ना दिल में एक चीज़ होती है, बिकॉज आप करीब जा चुके होते हो, आप नाराज़गी से दूर होते हो, लेकिन एक एम्प्टी स्पेस होती है आपकी ज़िंदगी में, एक दिल में ना, कि मैं एक चीज़ गलत कर रही हूँ। खैर ये हुआ कि मैं प्रेगनेंसी का आपको पता चलता है 4 वीक्स में, एंड देन आप जाते हो यहाँ पर हॉस्पिटल 8 वीक्स में, उससे पहले आपको डॉक्टर नहीं देखता। ठीक। तो 4 वीक्स पे बैठे बैठे मुझे हुआ कि मैं प्रेगनेंसी का टेस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने टेस्ट किया एंड वाज पॉजिटिव। ओके। एंड ये होता है ना, कान में विस्पर एक चीज़ हो रही होती है, एंड आई एम एन ओवरथिंकर। तो मैंने उस जैर को जाकर बोला कि मुझे अपना अल्ट्रासाउंड कराना है। तो जैर ने बोला कोई भी नहीं अल्ट्रासाउंड कराएगा, और कैसे, मतलब कोई नहीं कर सकता। तो जैर की जो कोवर्कर थी उन्होंने कहा कि ये टोलीडो वुमेंस क्लिनिक है, आप वहाँ पर चले जाओ, ठीक है। वहाँ पर अल्ट्रासाउंड कर देते हैं, वहाँ पर एबॉर्शंस भी होते हैं। सो नॉर्मल स्टैंडर्ड क्लिनिक जो आपका इंश्योरेंस आपको कवर नहीं करता। ठीक है। मैं वहाँ पर गई, उन्होंने बोला तुम बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ गई हो एंड कुछ नज़र नहीं आ रहा, सो गो बैक एंड कम बैक आफ्टर 7 वीक्स। ठीक है। आई सेड ओके। आई केम बैक एंड शी सेड टेस्टर में पॉजिटिव है, अल्ट्रासाउंड में कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही है, तो Okay. इसको कहते हैं ब्लाइटेड ओवम। तो बेसिकली डिफेक्टेड एग है। अब तुम्हारे पास 3 चॉइसेस हैं कि तुम क्या करोगे। या तो तुम ये जो एबॉर्शन टाइप गोलियां होती हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं है, वो खा लो, इट विल कम आउट। या तो है। तुम नेचुरली वेट करो मिसकैरेज का, ठीक है। जो कि इंश्योरेंस जो है उन दवाइयों को कवर नहीं कर रहा ठीक था। है। या फिर आप जाओ हॉस्पिटल, लेकिन क्योंकि प्रो क्रिश्चियन क्लिनिक है, ये
ज़्यादा से ज़्यादा वेट करेगा, 10 वीक का भी कर सकता है कि कुछ नहीं करेगा कि लाइफ आ सकती है। ठीक है। तो मैंने बहुत सोचा, ये मेरी ज़िंदगी की पहली हेल्प ये थी अल्लाह ताला की तरफ से। मैंने ज़हर को फ़ोन किया, मैंने कहा बैठे बैठे ऐसे थोड़ी ना मिसकैरेज, गाड़ी चला रहे बंदा और फिर मिसकैरेज हो जाए, मैं ये दवाइयाँ खानी है। मैंने वो दवाई खाई, लेकिन उससे पहले मैं अपने गई गायनेकोलॉजिस्ट के पास, मैंने कहा उन्होंने ये दवाइयाँ लिखी, उसने मेरे सारे टेस्ट किए, ठीक है। तो ये पहला सबक है, 100% आप टेस्ट पे यकीन नहीं कर सकते। उसने सारे टेस्ट किए सिवाय मेरा बेटा HCG जो कि प्रेगनेंसी के हार्मोन का होता है। उसने बोला ये तो निकल जाएगा, तो ऐसे ख़राब है। उसने नहीं किया वो टेस्ट। मैंने उसको बोला कि मैं ना ये दवाई खाऊंगी ट्यूसडे को, क्योंकि मैं जा रही हूँ संडे को वाटर पार्क। ठीक है। मैं वाटर पार्क गई, मैं बड़ी बड़ी स्लाइड्स पे बैठी, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता था क्योंकि मेरे अंदर कैंसर का इतना बड़ा सैक था, फट सकता था। मैं गई, मैं वाटर स्लाइड पे बैठी, सारी चीज़ें हुई, मेरा कोई और सिम्टम नहीं था सिवाय चिन पे ना हार्मोनल दाने, ठीक है। और कुछ भी नहीं था मेरे। ठीक है। अच्छा, मैं ट्यूसडे को आई, मैंने दवाइयाँ खाई, वो ऑब्वियसली पेट में दर्द हुआ, सारी चीज़ें जो नॉर्मल होती हैं, उसके बाद बेहतर हो गया। उसके बाद बेहतर हुआ, 1 हफ्ते बाद हल्का सा गैस का ना पेन हुआ, हल्का सा बिल्कुल, जो कि दवाई खाई, थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई मुझे, और फिर मैं ठीक हो गई। तो जब हमने पेपर वर्क देखा, उसमें लिखा हुआ था कि 8 to 12 वीक्स आपको ब्लीडिंग रह सकती है नेचुरली, जैसे बाय फॉर एग्जांपल बर्थ के बाद होती है। तो मैंने कहा ओके जस्ट लेट इट बी। फिर मुझे ना वापस वो कानों में ना जैसे विस्पर के एक और अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, मेक श्योर यू नो एवरीथिंग इज़ आउट। तो फिर मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को मैसेज किया कि कैन वी स्केड्यूल एन अल्ट्रासाउंड फॉर ट्यूसडे एंड जस्ट टू मेक श्योर कि कोई इन्फेक्शन नहीं है अंदर। तो शी सेड ओके कम ऑन ट्यूसडे। अब अच्छा ये होना शुरू हुआ कि थोड़ा सा ना नॉशियस फीलिंग आने लगी, बिकॉज हार्मोन लेवल प्रेगनेंसी का हाई था, बॉडी को लग रहा था मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, मंडे आया, ट्यूसडे आया, एंड ट्यूसडे को ये हुआ कि मैं कॉस्को, सैम्स क्लब, यहाँ पर जैसे बड़े बड़े दूध के डब्बे मिलते हैं, मैं टारगेट गई, मैं अपनी कज़न से बात कर रही हूँ, सेल लगी हुई है बच्चों के जूते की, तुम आ जाओ। उसके बाद मैं टारगेट से दूध के लिए निकली। पहली बार ऐसा हुआ, कार्ट नहीं लिया, एंड मैं दूध के सेक्शन तक गई, दूध का डब्बा उठाया मैंने, एंड ऐसे जैसे फॉसेट खुल गया। आई स्टार्टेड ब्लीडिंग टू द पॉइंट दैट माई क्लोथ्स वर सोक्ड। लोगों को लगा कि मिसकैरेज हो रहा है। आई सेड नो इट्स ओके। मैंने दूध खरीदा, ड्राइव करके मैं वापस गई हूँ घर, ठीक है। और ये भी चीज़ है ना, आप माँ हैं, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते। उस वक्त मेरे लिए ग्रोसरी ज़्यादा ज़रूरी थी। मैं जब घर आई हूँ, मेरा बेटा था, वो चीखने लगा कि मैं उसको बोला मैं गिर गई हूँ। तो ये नैनी जो हमारी है वो भी गुस्सा होने लग गई कि यू नो इतना ज़्यादा है। उस वक्त लकीली माई हस्बैंड वॉज होम एंड ही सेड मैं तुम्हें ER में ड्रॉप कर लेता हूँ, जस्ट यू नो मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ ओके। ER में मुझे ड्रॉप किया उन्होंने, एंड वहाँ पर एक नर्स प्रैक्टिशनर थी। आई हैव नथिंग अगेंस्ट नर्स प्रैक्टिशनर्स, बट उन्होंने अपना होमवर्क सही नहीं किया। उन्होंने ये बोला मुझसे कि यूट्रस की लाइनिंग बहुत थिक है, इसलिए आपकी ब्लीडिंग हो रही है। एंड मैंने कहा ये सिस्ट तो कभी था ही नहीं। शी सर वो चला जाएगा, जो कि अमूमन तौर पे चले जाते हैं। मेरा बेटा HCG, जो मैं प्रेग्नेंट तो नहीं थी ना क्योंकि मैंने दवाइयाँ खा ली थी, इट हैज़ टू बी अंडर 5, माइन वाज 200,000। ओके। एंड शी सेंट मी होम, शी सेंट मी होम, एंड वही वो टारगेट पॉइंट था कि आप उसको कैच कर लेते हैं। अगले दिन मेरी गायनेकोलॉजिस्ट का फ़ोन आया, उसने बोला मैं कल नहीं थी, तुमने नाश्ता तो नहीं कर लिया? मैंने कहा मैंने कर लिया। तो शी सेड मुझे DNC करनी पड़ेगी, देयर माइट बी एन इन्फेक्शन इनसाइड। वेडनेसडे को मेरी DNC हुई, एंड DNC वाज माय फर्स्ट एवर टाइम कि मेरे साथ कुछ हुआ है। मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, ना तो आई ड्रिंक, ना तो आई स्मोक, ना मैं बिल्कुल सादा एक बोरिंग सी इंसान हूँ। तो DNC पे ही मैं रो रही थी कि ये कैसे होगा, क्या होगा। खैर मैं बेहोश हुई, पता ही नहीं चला, हो गया। फ्राइडे का दिन था कि अच्छा ओवरथिंकर राइट, तो नोट्स में आ गया कि अपडेट आई है। ठीक है। गायनेकोलॉजिस्ट से पहले, उज़ैर से पहले, सबसे पहले मैंने नोट्स खोले तो उसमें लिखा हुआ था कि हमने ये कैंसर के साथ डील नहीं किया है, तो हम मिशिगन मेडिसिन जो है इसकी रिपोर्ट भेज रहे हैं। यू माइट हैव कोरियोकार्सिनोमा कैंसर विच इज़ वेरी रेयर। मैं तो रोने लग गई, मैंने कहा ये कैसे, मुझे कैसे कैंसर हो गया? मतलब मैं तो प्रेग्नेंट थी और मुझे कैंसर हो गया। दिस काइंड ऑफ कैंसर आपको 1-2 साल बाद भी हो सकता है आफ्टर प्रेगनेंसी, राइट? आप इसको लाइट नहीं ले सकते। इसके कोई और सिम्टम नहीं था सिवाय दैट गैस पेन। मुझे सिर्फ लगा चुभन हो रही है मुझे। खैर उसके बाद मैं शॉक्ड दैट यू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और मैं रो रही थी। मैंने अपनी दादी को फ़ोन किया। दादी इज़ लाइक माई मॉम, राइट? और मेरे अब्बू भी अभी दिखा रहे थे मुझे उस दिन के कैसे बेचारी सदमे में चल रही थी, बिकॉज
उन्होंने लाइक पाला भी है ना मुझे, मेरी अम्मी अब्बू मेरे सब परेशान। खैर उसके बाद यहाँ ऐसी एक चीज़ होती नहीं है। फ्राइडे का दिन शाम हुई एंड शाम में 8 बजे जो गायनेकोलॉजिस्ट थी उसने अपनी जो टीचर ठीक को है, बोला, सीनियर। सीनियर को बोला कि ये रिपोर्ट है। तो उन्होंने उस वक्त हमें फ़ोन किया कि अभी इसी वक्त सीटी स्कैन के लिए जाना है, बिकॉज मेरे शौहर ने बोला कि हम कल चले जाएंगे तो इसका जब भाई आ जाएगा, क्योंकि बच्चे अकेले हैं। शी सेड एक एक मिनट काउंट कर रहा है, अभी सीटी स्कैन के लिए जाना है क्योंकि पता नहीं कहाँ फैल गया है। एंड शी स्पोक टू मी ओवर द फोन, शी सेड देखो आई डोंट नो यू, माशाल्लाह यू हैव 2 किड्स, well she didn't say माशाल्लाह, she said you have 2 kids and या तो तुम कीमो की तरफ जाओगी या तो तुम अभी यूट्रस निकलवाओ। अब आपको कोई रात के 8 बजे बोले कि अभी यूट्रस निकालना है, आपकी कभी सर्जरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं, लाइक आप कितना लाइक ट्रॉमेटाइज हो जाओगे कि कैसे, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ओके हम अभी सीटी स्कैन के लिए जाते हैं, ठीक है। अब वो सीटी स्कैन के लिए हम गए हैं, मेरे भाई आए हैं, ऑब्वियसली इतना लाइक अजीब, मेरे बच्चे सो रहे थे उस वक्त। एंड जब तक वो सीटी स्कैन नहीं कर रहे थे मुझे नहीं पता था कि मेरा कैंसर कहाँ फैल चुका है, बिकॉज ये जो कैंसर है आपको ये इतना है कि बस ओवरनाइट ही फैल जाए। आपके लिवर, हार्ट, ब्रेन, यूर डेड, लाइक इट्स यूर गॉन। वो जो टाइम था ना, सीटी स्कैन नहीं हो रहा था, माय हस्बैंड वाज सो इम्पेशेंट कि क्यों नहीं कर रहे। खैर हमारा सीटी स्कैन मेरा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं फैला था, वो यूट्रस तक था उस टाइम पे। तो ईद का दिन था। अच्छा मैं आपको एक स्टोरी बीच में कनेक्ट करती हूँ। प्लीज। फर्शी सलवार का ट्रेंड था, ठीक है। मैंने पाकिस्तान से बनवाए थे, ठीक है। मैंने चांद रात के लिए इस्त्री किए हुए थे, मैंने मीठा बनाया हुआ था, ठीक है। मुझे वो पहनने को नसीब नहीं हुआ। मेरे बच्चों ने ईद का जोड़ा पहना, वो जो मीठा था मैंने अपनी दोस्त के घर में भिजवाया, वो कह रही है नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा रिस्क है, ज़ाया हो जाएगा। मैं उस दावत पे नहीं गई, ठीक है। मैंने अपने बच्चों के लिए रमज़ान की डेकोरेशन की हुई थी, मैंने गिफ्ट्स लिए हुए थे, वो सब मैंने नहीं खोले। तो दैट्स हाउ अनप्रिडिक्टेबल लाइफ इज़। खैर अगले दिन सुबह मुसलमान सर्जन गायनेकोलॉजिस्ट आई और उन्होंने बोला कि ईद का नाश्ता छोड़ के आई हूँ, बिकॉज मैंने अपनी फैमिली को बोला है कि मुझे एक लड़की की जाकर जान बचानी है, थी, हर नेम वाज सईमा दाऊदी। एंड मुझे नहीं पता था वो पाकिस्तान की थी और कराची की थी, बिकॉज वो कहीं तो नहीं लग रही थी, वो कराची की थी। खैर वो आई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अकेले जाऊँगी, राइट, बिकॉज मुझे दर्द आई डोंट नो, अकेले सहने की आदत है क्या, आई डोंट नो, लेकिन मैं अकेले गई और मैं रो रही थी। तो जो मुझे लेकर जानी थी वो भी रो रही थी, बिकॉज उनको था कि कितना है क्या है, मतलब लाइफ का नहीं पता था उस वक्त मैं बचूंगी या नहीं। खैर तो मेरी सर्जरी हुई, तो जब मेरी आँख खुली तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि मेरा जो सैक था जब उसको टेबल पे रखा तो 3 महीने के बच्चे मतलब कि प्रेगनेंसी के हिसाब से इतना जगली था कि उसको 3-4 घंटे निकले सिर्फ निकालने में, कभी भी फट सकता था वो। और मैं वाटर पार्क गई, मैं कहाँ गई, राइट। लेकिन जब अल्लाह ने जिंदगी देनी थी तो अल्लाह ने जिंदगी देनी थी और अपनी तरफ भी बुलाना था, दिमाग से अच्छा ये था टर्निंग पॉइंट आपका? नहीं, टर्निंग पॉइंट मेरा तब ये था जब मैं सीटी स्कैन का वेट कर रही थी, तब मैं सिर्फ अपने बच्चों का सोच रही थी, ठीक है। मैंने अपने नोट्स में लिखा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। और जब मेरी सर्जरी हो गई उन्होंने बोला अभी भी कीमो होगी। हाँ, मेरी कीमो हुई सर्जरी के बाद भी, बिकॉज वो इतना डेंजरस कैंसर था। अच्छा जब मेरी सर्जरी हो गई मैं घर आ गई, मेरी फैमिली थी यहाँ पर, सारी चीज़ें थी। फिर उन्होंने बोला कि अब कीमो का टाइम है, बिकॉज DNC के बाद वो 187 था, उसके बाद वो 87 हो गया, ठीक है। अब उन्होंने बोला यहाँ कोई कीमो नहीं करेगा, ये कोलंबस जाना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ये चीज़ निकल गई थी मेरे सिस्टम से, और अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि इंश्योरेंस में बहुत टाइम लग रहा था, तो जब तक मेरा इंश्योरेंस वर्कआउट किया तो 5,000 के अंडर था, ठीक है। तो यहाँ जो डॉक्टर हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, मुझे ऐसे लोग मिले जो लाइक मुसलमान पाकिस्तानी सब समझने वाले। उन्होंने कहा था अगर लाइट कीमो होगी तो मैं यहाँ कर सकता हूँ, अगर हार्श कीमो होगी तो कोलंबस में कैसे जाती है आप मुझे बताएं। मैं जाती हर दिन 2 घंटे गाड़ी चलाकर, ये नैनी थी मेरे साथ, हम लोग अपॉइंटमेंट में गए मेरे, एंड उन्होंने बोला कि आपकी कीमो लाइट वाली होगी तो 1 हफ्ता पूरा रोज कीमो होगी, फिर 1 हफ्ता छुट्टी, तो जब तक आपका 0 हो जाए उसके बाद 4 और सेशंस, ठीक है। तो उसमें
मेरी ये दुआ कबूल हुई कि मैंने कोलंबस नहीं जाना, फिर ये दुआ कबूल हुई कि मुझे डाउनटाउन नहीं आना। मैंने दुआ मांगी अल्लाह में प्लीज़ मुझे मेरे घर के पास 10 मिनट की ड्राइव में मेरी कीमो होती थी। ओके। एंड जितनी जितनी कीमो होती थी उतनी, अच्छा कीमो डिफरेंट टाइप की होती हैं, तो मेरी जो कीमो थी उसमें मैं धूप में नहीं निकल सकती थी क्योंकि स्किन कैंसर का चांस हो सकता है। मैं बिल्कुल पेल हो गई थी उसमें। मेरी दादी जो हैं, जब उनको मेरी कैंसर का पता चला वो आई मेरा ख्याल रखने, ठीक है, माशाल्लाह शी इज़ ओवर 80। ओह तो माशाल्लाह। हाँ, तो शी केम एंड बच्चों को देखती थी, दिल बहलाना, मेरे साथ 4-5 महीने रही वो। ये जो नैनी है, हालांकि ये मुसलमान नहीं है, इसने मेरा बहुत साथ दिया। ये मेरे बच्चों को मस्जिद भी ले जाती है, ठीक है, पीछे बैठती है, तो वो बिल्कुल माँ की तरह इसने मेरा ख्याल रखा। ये मुझे कीमो लेने जाती थी और छोड़ने जाती थी, ठीक है, बहुत साथ दिया इसने। ये टाइम कितना था टोटल जब आपको डायग्नोज हुआ और उसके बाद जब डॉक्टर से कहा कि नाउ यू आर गुड? चांद रात पे मैं हॉस्पिटल गई हूँ, ठीक है। और जुलाई 1 को आई थिंक मेरी कीमो ख़त्म हुई है। 5 को मैं फ्लोरिडा गई हूँ डिज्नी। अच्छा। मैंने अपने आप को बहुत पुश किया है। ठीक है। ये यानी ये टाइम था तकरीबन 3 से 4 महीने? 3 से 4 महीने का। ठीक है। हर हफ्ता मेरा ब्लड वर्क होता था एंड मेरे हाथ पे भी निशान है। मैं बहुत अरसे बाद, एक वाहिद केस थी, मर्सी हॉस्पिटल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बहुत ड्रगीज होते हैं तो आईवी लगा के नहीं छोड़ते। तो मेरी क्योंकि फ्लोटिंग वेन्स हैं तो वो आईवी लगा के 1 हफ्ता छोड़ते थे, तो ऑब्वियसली उसको पैक वैसे ठीक है। कर लेते थे। एवरी वीक से ब्लड वर्क से मैं अब एवरी मंथ पे आ चुकी हूँ। सो Okay. एवरी मंथ होता है, ये 10 साल तक मॉनिटर होता है। 1 साल बाद अमेरिका के हिसाब से वो लोग जो हैं ख़त्म कर देते हैं ब्लड वर्क, बिकॉज Okay. चांसेस कम हो जाते हैं रिटर्न होने के। लेकिन प्रेगनेंसी टेस्टर्स से आपको पता चल जाता है आपका हार्मोन लेवल कितना जो है वो आगे गया। लेकिन मैं एक बात आपको बोलूँगी, मेरी दोस्तें यहाँ पर जो कहती हैं तुम्हारा पता ही नहीं चलता था कि तुम लाइक इस चीज़ से गुजर रही हो, सबको पता था। 1 हफ्ता जो मैं कीमो करा रही होती थी मैं घर पे होती थी, लेकिन उसके अगले हफ्ते मैं दावतों पे होती। ओके। ठीक है, तबीयत मेरी बहुत ख़राब होती थी, हाँ। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए बहुत स्ट्रांग रही, बिकॉज अगर मैं डाउन हो जाती थी ना तो मेरे हस्बैंड भी डाउन हो जाते, मेरे बच्चे भी हो जाते। इस दौरान कोई ऐसा टाइम आया जब आपको लगा हो कि शायद मेरी ज़िंदगी बाकी नहीं रही, और उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी? कभी ऐसा खौफ या ऐसा, या सेहत के मसाइल के हवाले से आपको लगा हो कि मुझे लगता है कि अब? जब मैं सीटी स्कैन के लिए गई थी मुझे लगता था मैं नहीं बचूंगी। जब मेरा लास्ट वीक कीमो का था, बहुत मुश्किल था वो जो लास्ट था, ऑब्वियसली नॉसियस एंड जस्ट एक बुरी फीलिंग, जैसे आप बिल्कुल डाउन से ना, उस वक्त लगता था। और एक और चीज़, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैंने अपना सर क्यों कवर किया। जब कीमो का बोला ना, तो एक्चुअली जब कैंसर डायग्नोस हुआ मुझे अपने बालों पे बहुत फ़ख्र था, राइट, तो उसमें मुझे सिर्फ अपने बालों की टेंशन थी। अच्छा, आपको कैंसर का वो नहीं था? नहीं, आपको मुझे ये था था कि मैं मेरे गंजी हो हाँ जाऊंगी, ज़्यादा कीमो होगी तो बाल बिकॉज गिरेंगे। औरत का कॉन्फिडेंस उसके बाल होते हैं। एंड देन मैं बार बार बोलूँ कि जब मैं गंजी हो जाऊंगी ना, हालांकि मेरे बाल नहीं गिराए अल्लाह ताला ने, जब मैं गंजी हो जाऊंगी तो मैं हिजाब शुरू कर लूँगी। बार बार मैं ये चीज़ बोलूँ, दोहराई जाऊँ। एंड देन मुझे ना वो चीज़ गिल्ट खाने लगा। मैंने कहा जब गंजी होंगी तभी मैं जो हूँ हिजाब लूँगी, तभी मैं अपने सर ढकूँगी। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने मुर्दों को गुस्ल देना शुरू किया। अच्छा। हाँ, तो वो चीज़ ने भी काफ़ी चेंज किया। मुझे लोगों ने बोला कि नहीं करना ये, लेकिन आई थिंक वो एक चीज़ थी टर्निंग पॉइंट, जिसमें मुझे ये लग गया है कि कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, लाइफ बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। तो वो एक गिल्ट जो था ना कि अब मैं ये सोचती हूँ कि एक तो मैं बचती नहीं, लोग कहते हैं तुम डिप्रेशन में चली होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज देखें, बीमारी मेरे लिखी हुई थी, लेकिन किस तरीके से अल्लाह ने मेरे लिए आसानियाँ पैदा की, वो चीज़ भी तो मुझे देखनी चाहिए ना शुरू से। कि मैं जिस ग्रुप में हूँ ना, इसमें 8,000 लोग हैं पूरी दुनिया में, और किसी को ये नहीं है। उनकी हिस्टेरेक्टमी की डेट ही उनको नहीं मिलती, 3-4 महीने बाद मिल रही है, वो सही तरह डायग्नोस ही नहीं हो पाते। मैं कैसे ओवरनाइट डायग्नोस हो गई, मेरी ओवरनाइट सर्जरी हो गई, मेरा कीमो फ़ौरन हो गया, ये चीज़ 3 महीने में ख़त्म हो गई। हालांकि लोग ब्रेन डेड हो चुके हैं, 2-2 साल बचे ही नहीं लोग। तो एम आई नॉट सपोज्ड टू बी थैंकफुल कि अल्लाह ताला दे। और एक और चीज़, लोग कहते हैं कि, और लोगों ने कहा ये तुम में नज़र की वजह से हुआ है, ठीक है, तुम वीडियोस लगाती रहती हो, गुनाहों की सज़ा है। तो मैं एक चीज़ क्लियर करूं कि बीमारी जो है ना आपकी लिखी हुई होती है, उससे आप गुनाहों की सज़ा नहीं कह सकते। उसको आप गुनाहों की सज़ा नहीं कह सकते।
अगर मैं मीडिया का हिस्सा हूँ, मैंने ड्रामे किए हैं या मैं वीडियोस लगाती हूँ, नज़र इज़ रियल, लेकिन आपको एक तवक्कुल भी चीज़ है ना। अल्लाह ताला ने बिल्कुल। आपको चारों कुल दिए हैं, आयतुल कुर्सी दी है, मैं बिल्कुल। रोज़ पढ़ती हूँ, मैं रोज़ सदका देती हूँ, राइट? तो आपको उस चीज़ पे बिलीफ नहीं है क्या? एंड मुझे मेरी बीमारी अल्लाह के करीब लेकर आई है, ठीक है? तो क्या ये आजमाइश है? मतलब मुझे समझ नहीं आता ये क्या बुरी चीज़ है कि ये चीज़ मुझे हो गई? दूर तो नहीं किया नहीं, उसने इससे तो मुझे। आप अल्लाह के करीब आए ना, मैं और तो अल्लाह अल्लाह के ने सेहत करीब भी आए आपको हैं। दे दी। अल्लाह ने सेहत दी अल्लाह ताला मुझे। आपको मज़ीद सेहत दे, और ये जो मॉनिटरिंग है ये भी ज़ाहिर है। और हाफ़िज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैंने अपना सर कवर किया ना, मैं यहाँ के ब्रांड्स के साथ बहुत काम करती थी, राइट? क्लेयरसेल के साथ काम किया, इसके साथ काम किया, इसके साथ। आई वाज़ काइंड ऑफ सैड दैट मुझे कोलैबोरेशंस नहीं मिलेंगी एंड आई एम नॉट गोना मेक एज़ मच मनी एज़ आई वाज़ मेकिंग बिफोर डूइंग माय हिजाब। ठीक है, आई एम मेकिंग अ लॉट मोर। तो ये माशाअल्लाह। चीज़ मैं क्लियर करूँ, मैं वेस्टर्न कंट्री में रहकर आई एम डूइंग मोर कोलैबोरेशंस देन आई वाज़ नॉट कवरिंग माय हेड। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दोज पीपल हु थिंक कि मीडिया के लोग, आई एम सॉरी इट्स नॉट अ रैंट, ओके, बट जो उन लोग को लगता है कि हम इस्लाम से बहुत दूर है, आई वेक अप एटलीस्ट 3-4 टाइम्स टू प्रे तहज्जुद। आप लोग को ये साइड हमारी नज़र नहीं आती, नहीं आती, एग्जैक्टली। राइट? नज़र नहीं आती। आप लोग को सिर्फ नज़र आ रहा है, ओ ये अपनी शक्ल दिखा रही है, ओ ये कर रही हैं, बट वी आर मच डीपर देन व्हाट वी शो। अच्छा, इस पे तो मैंने, क्योंकि मैं तो बहुत से शोबिस के लोगों के साथ पॉडकास्ट किए हैं और सलाम दुआ आना जाना भी, मैंने वाकई देखा है कि हम लोग उससे पहले, जब तक मैं मिला नहीं था ना किसी शोबिस वाले को, मैं भी ये सोचता था। जब मैं मिला, मैंने देखा कि यार, मैं कुछ लोगों के नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने लिटरली उनको देखा, मेरे ऑफिस में आए, टॉप के मैं एक्टर और एक्ट्रेसेस की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पॉडकास्ट रोक के भी, उन्होंने कहा नमाज कज़ा हो रही है, पहले नमाज पढ़ लें फिर कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये साइड लोगों को तो नहीं पता, लोग तो नहीं देखते ये। तो हर इंसान का अपने अल्लाह के साथ मामला, किसी को जज नहीं करना चाहिए। दानिश तैमूर, जब मैं नमाज नहीं पढ़ती थी, मैं हमेशा उनको देखती थी, वो नमाज पढ़ते थे। तो लाइक बहुत सारे लीड के एक्टर्स वगैरह सब पढ़ते हैं। आप, और इतना बड़ा गुनाह है कि आप किसी को नहीं जानते और आप उनको जज कर रहे हो, बिल्कुल, वो सब हम भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। बल्कि अभी क्योंकि काफ़ी सारा वो एक दुखी सा माहौल हो गया ना, 2-3 स्टोरीज, तो थोड़ा सा ज़रा लाइटर नोट पे भी आते हैं। यही बात कि कोलैबोरेशन जो आप कर रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कितने पैसे ले रही थी? मैं पहले की बात कर रहा हूँ। एवरेज किसी इंस्टा रील का आप क्या चार्ज कर लेती थी? $3,000 से $4,000 ओह depending on the company. ठीक है, I like to also promote small businesses. ओके, ठीक है, अगर मुझे उनकी चीज़ अच्छी लगती है, मुसलमान ब्रांड्स है, मैं उसको $1,000 में भी कर लेती हूँ। ओके, ठीक है, तो आई एम वेरी सिलेक्टिव, ठीक है, एंड मेरे पास एक चीज़ आई अभी, मुसलमान रमदान डेकोरेशन, ठीक है, $500 की है वो, ठीक है, ओके, मैंने भी उसकी लगाई नहीं है, बट उसके लिए आप $20 भी नहीं दें, ठीक है, उस पूरा ग्लिटर झड़ चुका है उसका, एक धागे पे उन्होंने ग्लू से ग्लिटर फेंक दिया है। अब मैं ये भी नहीं चाहती मैं लोगों को स्कैम करूं, तो ऐसी चीज़ें मैं वापस भी कर देती हूँ। ओके, ओके। इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट इट्स अबाउट मनी। कि उससे वैल्यू जा रही है, तो आप 4,000 की चीज़ 500 Yeah. में भी कर देंगे। फ्री में भी कर लेती हूँ अगर मुझे कोई चीज़ ऐसी समझ आती है, खैर बहुत कम होता है फिर फ्री में करूँ, नहीं, लेकिन ज़ाहिर है, जैसे आपके टाइम कोई की मेरे कॉस्ट होती है। या कोई आप कुरान जो है वो मेरे नाम के डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर आप कुरान की एक सर्विस है कि जो भी निकल रहा है मक्का मदीना से उसको कुरान गिफ्ट कर रहा है, व्हाई वुड आई चार्ज? सवाब मुझे ज़्यादा मिल रहा है। तो इट डिपेंड्स कि क्या कंपनी है क्या नहीं है। तो अभी आप किस तरह के ऐड करती हैं? यानी अब तो आप स्कार्फ लेती हैं, तो यहाँ पे किस तरह के ब्रांड्स के साथ आपका काम होता है? अच्छा, यहाँ अभी तक जब से मैंने लेना शुरू किया, आई थिंक 80% अरब्स, मुस्लिम्स सब मुझे वो कांटेक्ट कर रहे हैं। लास्ट उसमें मैं कहूँगी कुरान की चीज़ें, नॉट कुरान अकेडमीज, वो बहुत होते हैं, मेरे पूरे इंस्टाग्राम पे भरे हुए हैं कुरान अकेडमी, नॉट दोस्त, बट जैसे सेंस का हो गया, अरब में तो फिर सेंस वगैरह वो तो लाजिम है, ऊद हो गया, इसके बगैर तो उनकी कोई लाइफ सारा नहीं हो है। गया, कपड़े अब मुझे डिज़ाइनर्स भी भेजना शुरू किए हैं, बिकॉज मॉडर्न ड्रेसिंग भी अब बहुत कुछ है, लाइक अभी मैंने एक वेस्टर्न अमेरिका का ब्रांड है नाइफ सेट का, इट्स वेरी नोन ब्रांड, उसके साथ मैंने किया, बिकॉज नाउ व्हाट इट इज़ दैट अमेरिका में भी डाइवर्सिटी चाहिए होती है, ठीक है, तो वो भी मुसलमानों को केटर कर रहे हैं ताकि हम जो यहाँ पर हैं हमें भी दिखें कि वैरायटी है चीज़ों की। तो आई एम वर्किंग विद एवरीवन नाउ। जब आपकी यूट्रस रिमूव हुई, अब ज़्यादा और बच्चे नहीं पैदा हो सकते, मेरी वाइफ के साथ भी यही हुआ, हमारे जो बेटा मेरा पैदा हुआ वो भी प्रीमेच्योर था, यूट्रस रिमूव हुई, तो क्या उसके बाद कभी ये हुआ कि अगर ये ना होता तो, और बच्चों की ख्वाहिश या इनसिक्योरिटी हस्बैंड की तरफ से कि वो सोचा मुझे तो और बच्चे चाहिए थे? अच्छा, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी मुझे लगता है कुछ नहीं सोचते, उनको होता है मैं खुश हूँ,
जो हमारे पास है, ही इज़ वेरी थैंकफुल। अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि उनको ये होता था कि लड़की के साथ बड़ी टेंशन होगी, लड़के पीछे लगेंगे क्या होगा, तो वी डोंट हैव टू गो थ्रू दैट। बट मुझे ख्वाहिश थी लड़की की, ठीक है, वो मुझे थी, बट आई एम वेरी कंटेंट विथ माई लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई, और ये बहुत सालों से है कि ऐसी कोई चीज़ की मेरे दिल में ख्वाहिश ही नहीं है। ओके। अब मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ है, ना तो गाड़ी का, ना तो कपड़ों का। मुझे कोई चीज़ $2 की लगेगी अच्छी, वो मैं पहन लूँगी। मुझे कोई ब्रांड का नहीं, कुछ मैं डायपर बैग लेकर घूमती हूँ। आई डोंट केयर अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स। जहाँ तक औलाद की बात है, मेरी नसीब में 2 थे। एंड कभी-कभी मुझे फ़ील होता है कि कुछ लोग मेरे सामने अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसीज़ की बात करना। ओके। ये मुझे फ़ील होता है। बट अदर साइड की इंसान मैं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपके लिए उतनी खुश होंगी अगर आपके बच्चे होंगे, राइट? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स गुड। ना मैंने नज़र लगानी है, ना कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे थे, ठीक है? तो मुझे लाइक कमी नहीं है। ऑब्वियसली होती तो अच्छी होती, लेकिन बहुएँ आएँगी, वो मेरी बेटियाँ नहीं होंगी, बिकॉज़ बहू और बेटी में फ़र्क होता है। मैं उसको उतनी इज़्ज़त दूँगी जो है, लेकिन मेरी एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। लाइफ में कोई रिग्रेट है? या है। क्या? अल्लाह ताला से दूरी, जो इतने सालों रहे, हम्म। उसका रिग्रेट है मुझे, क्योंकि वो वक्त ऐसी चीज़ है, वापस नहीं मिलता आपको। और कोई ऐसी ख्वाहिश जो मुझे पाकिस्तान में ड्रामा करने का बहुत शौक है, ओके बिकॉज़ मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। मुझे, आई लव द आर्ट ऑफ ओके एक्टिंग। ओके लेकिन एज अ मदर, मैं अपने बच्चों को कैसे वहाँ लेकर जाऊँ और 8-9 महीने रहूँ, राइट? और कौन मुझे हिजाब के साथ क्या करेगा? अब ये ख्वाहिश है कि कोई यहाँ ड्रामा बना ले, मैं बड़े शौक से कर लूँगी। यहाँ पे बनाए और बनाए भी हिजाब के साथ। हाँ, बनाए भी हिजाब के साथ। अच्छा, घर पे आप रूटीन में क्या करती हैं? आपके पास तो नैनी भी है, तो Yeah. ज़ाहिर है नैनी बच्चे को देख रही होती है, तो उस टाइम पे आप क्या करती हैं? अच्छा, ये बात है कि मैं भी बच्चों को देख रही होती हूँ, अच्छा। ठीक है? मैं भी, पहले मैं काम करती थी फुल टाइम घर से, ठीक है? Okay. मेरे घर में 5-6 कैमरास थे, मैं अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखती थी, Okay. ठीक है? ठीक है। अब इसकी रोज़ी लगी हुई है, अब इसको हटाना नहीं चाहते हम ठीक लोग, है। लेकिन मैं भी वही होती हूँ जहाँ ये होती है, ठीक है। ठीक है? तो Okay. मैं खाना मैं बनाती हूँ, राइट? आजकल रोटियों का शौक पड़ा है, रोटियाँ भी मैं बना रही हूँ। अच्छा। मैं अपना कंटेंट ऑब्वियसली वो भी क्रिएट करती हूँ, लेकिन एज अ नॉर्मल हाउसवाइफ मैं वो भी हूँ, मैं ड्राइवर भी हूँ, मैं शेफ भी हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। ओके। एंड a lot of people don't know this, but मेरा मार्केटिंग का जो बैकग्राउंड है, मैं पिछले साल तक, जब तक मेरी कैंसर डायग्नोसिस नहीं हुई थी, मैं एज एन आईटी कंपनी में भी आप करते रही आईटी हैं? कंपनी में मैं अकाउंट Yes. एग्जीक्यूटिव थी। इसमें मैं सोशल मीडिया डायरेक्टर थी। मैं सारी कैंपेन्स देखती थी और वीडियो एडिट भी करती थी उनके लिए, सब कुछ मैं देखती थी। बट अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है एंड ही नीड्स कि मैं सुपरवाइज करूं। ऑब्वियसली कुरान की क्लासेस शुरू हो गई हैं, कराटे है, स्विमिंग है, सारी चीज़ें। तो मैंने ये सोचा कि आई एम गोना फोकस ऑन कंटेंट क्रिएशन। अगर कभी ट्रैवल करना पड़ा किसी काम के लिए, आई विल डू इट, बट नॉट एनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स। और बिजनेस आप क्या करती हैं? इंस्टा पे क्या-क्या आप सेल करती हैं? सो हम लोग का पेट्रा जेम स्टोर के नाम से ज्वेलरी बिजनेस है। तो ठीक है। हैंडमेड जेमस्टोन रिंग्स हम लोग स्टर्लिंग Okay. सिल्वर में बनाते हैं। ओके। कोई भी ज्वेलरी हो, नेकलेस हो, इयररिंग्स हो, वर्ल्ड वाइड उसको, एक्सेप्ट बांग्लादेश एंड एक्सेप्ट इंडिया, पाकिस्तान अच्छा। से वो शिप आउट नहीं होता। ओके। हम लोग उसको केटर करते हैं। आई एम स्टार्टिंग हिजाब ब्रांड एक्सक्लूसिव फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। आई एम Okay. वर्किंग ऑन इट, यहाँ के स्टाइल्स के हिसाब से, यहाँ जैसे के यहाँ स्टाइल पे के हिसाब से ठीक जी, है। बिकॉज वर्किंग का अलग होता है, फैंसी का अलग होता है। हाँ, बिल्कुल या एंड देन बहुत सारे, जब कीमो हो रहा था ना और मैंने हिजाब लेना शुरू किया था, मेरे पूरे पिंपल्स निकल आए थे। बिकॉज जो आपका जर्सी होता है, अगर वो थिक होता है तो उसमें ब्रीदेबल ही नहीं होता वो। एंड आई वाज लाइक, व्हाई शुडंट आई केटर टू दिस मार्केट? देखिए इंशाल्लाह व्हेन आई लॉन्च। कोई देसी टोटके भी बताती हैं आप लड़कियों को, कोई स्किन वगैरह के, ये इस तरह के, या यू बिलीव बताती इन? हूँ बिकॉज मेरी दादी ने मुझे पाला है, वो टोटकों से भरी। अच्छा, तो कोई बताएं, कोई टोटके बता दें हमारी ऑडियंस को स्किन केयर के लिए खास तौर पे, या देसी टोटके ऐसे जो घर पे आसानी से कोई हो सबसे सके। पहला टिप ये है कि मैं मेकअप से, मुझे चिढ़ है, ओके ओके? मेकअप मैं लगाती हूँ सिर्फ तब मुझे ज़रूरत होती है, वरना मैं फ़ौरन उतार लेती हूँ, ओके ठीक है? एक तो ये चीज़। दूसरा ये, हर किसी की स्किन अलग होती है, तो अगर आपको कोई चीज़ सूट कर रही है तो वो मुझे नहीं करेगी, Okay, राइट? तो बिल्कुल। आपको अपनी स्किन के हिसाब से चलना पड़ता है। तीसरा ये चीज़, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। सो आपके जैसे डार्क सर्कल्स हैं, आपकी फाइन लाइंस हैं, जितनी चीज़ें थोपेंगे टेम्परेरी
सोल्यूशन है तो बेस्ट ये होगा, एक मैं क्रीम यूज़ करती हूँ इजिप्शियन मैजिक, आई ऑलवेज टॉक अबाउट इट। ठीक है, फाइन लाइंस के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, बच्चे के डायपर के चेंज के लिए, हर चीज़ के लिए, इट्स मल्टी पर्पस। ओके, आई ओनली यूज़ दैट, इट्स ऑर्गेनिक ठीक है, एंड आप भी लेगा जाकर, आपके लिए भी बहुत अच्छी। ठीक है, चले। हाँ, लेकिन कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करें बिकॉज दे आर ऑल केमिकल्स। आप बैक साइड पढ़ें, आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। एंड मैं एक ही साबुन यूज़ कर रही हूँ सिंस आई वाज 13। ओके, मैंने इतनी कोलैबोरेशंस की हैं इतने प्रोडक्ट्स के साथ, बट मेरा एक $1.5-2 का सोप है जो मैं पाकिस्तान भी मंगवाती थी, उसका नाम है चंद्रिका। ओके, ठीक है, आई ओनली यूज़ दैट। और मेरे जो दादा थे उनकी 2 साल पहले डेथ हो गई, उन्होंने भी एक संदल साबुन ही यूज़ किया पूरी ज़िंदगी, उनकी कोई झुर्री कुछ भी नहीं था। ओह ज़बरदस्त, चलें, तो अच्छी टिप्स Yeah. मिल गई हैं। अच्छा, आमतौर पे जो बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं, बल्कि अभी तो पाकिस्तान में भी आप देखें ना, जो एक अलग ही क्लास है जिनके बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, वो पाकिस्तान में रह के भी अच्छी उर्दू नहीं बोल सकते। तो आप इतनी अच्छी उर्दू बोलते हो, तो ये आपने सीखी या पाकिस्तान में माहौल की वजह से आ गई, या शौक था और उसके लिए मेहनत की? दादी की वजह से। मेरे भाई की, छोटे वाले भाई को तो बिल्कुल नहीं आता, वो Okay. जैसे बर्गर बच्चा जी जी, बिल्कुल ओके, वैसे ही है, वैसे बोलता है वो। बड़ा वाला जो है वो बकाई गए थे अपने मेडिकल के लिए, ओके, उनकी उर्दू अच्छी है। Okay. मेरे अब्बू बहुत स्ट्रिक्ट है कि घर में सिर्फ उर्दू बोलेंगे। ओके, मेरी अम्मी इंग्लिश बोलती हैं, बट आई थिंक दादी के साथ रहने की वजह से एंड देन ड्रामों में काम करने की वजह से। तो एक ड्रामा था परी, उसमें सानिया सईद ने बनाया था वो। तो हम पहाड़ों पे थे 3 महीने के लिए, और पहली बार मैं पहाड़ों पे जाके रही थी। वर्स्ट एक्सपीरियंस, नॉट बिकॉज ऑफ द क्रू बट जस्ट बीइंग इन द माउंटेन्स, मैं कभी भी नहीं कर सकती है। तो उसमें मैंने उर्दू पढ़ना सीखी थी एंड मेरी उर्दू बहुत अच्छी हुई थी। ओके। अच्छा, थोड़ा सा फैन मोमेंट्स के बारे में बताएं, Yeah. ऑकवर्ड भी और बहुत अच्छा भी, 2 फैन Yeah. मोमेंट्स बताने हैं आपने। अच्छा, ऑकवर्ड, पाकिस्तान में मुझे याद है एक आंटी आई और उन्होंने मेरे पूरे मुंह पे पप्पियाँ की थी। अच्छा, वो मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगा था बिकॉज मैं बहुत ठीक है, रिजर्व सी हूँ। हाँ, तो और मैं आई एम नॉट अ हगर, यू नो, एक लड़कियाँ होती हैं, अब मैं उसमें हूँ नहीं, वो पकड़ के उन्होंने इतना प्यार किया बिकॉज मेरे साथ एक बहुत जुल्म हो रहा था एक ड्रामे में। वो आई थिंक सबसे ऑकवर्ड। अच्छा, उन्हें लगा कि ये रियल में हाँ यस, रिलेट करते हैं लोग, रिलेट यस, करते हैं, बट फिजिकल टच नहीं होना चाहिए, यू नो। एंड सबसे अच्छा, there was a kid on a wheelchair, I think, and body paralyzed, and he was a big fan of my dramas. I actually met him. I went out of my way and I met him in Pakistan. But मैं हर किसी से बड़ी इज्जत से बात करती हूँ, तो कोई attitude नहीं, कुछ भी नहीं. But I think those 2 moments. And यहाँ पर मुझे बहुत लोग टकराते हैं because यहाँ हर कोई ड्रामा देखता है. हाँ, तो यहाँ पर मेरा हमेशा अच्छा ही रहा है, pleasant experience. अच्छा, यहाँ पे किस तरह का होता है? पाकिस्तान में थोड़ा और तरह का होता है ना, यहाँ पे लोगों का बिहेवियर और टाइप का होता है, तो क्या डिफरेंस? और ज़ाहिर है आपके माशाल्लाह इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, मिलियन इंस्टाग्राम पे 1.7 मिलियन है अभी, जी। तो ज़ाहिर है बहुत सी ख़वातीन, तो मुझे मेरी वाइफ ने कहा था, उन्होंने कहा था आप ओहायो पता है, जाएं मेरा और इनको इंस्टाग्राम ज़रूर। हैक हो गया था, मेरे 8 मिलियन थे, ठीक है। अच्छा। उसके बाद मेरी शादी हो गई, ये पुरानी बात है। उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर मैंने कहा who cares, you know, हाँ। who cares, and then I let it be, and then अब जाकर मैंने उसको थोड़ा सा बिल्ड करना शुरू किया, वरना and I know hack मैं पाकिस्तान में बहुत स्कैमर्स अच्छे बैठे हुए, हाँ। तो he said to me that मैं वो चेक मार्क का टाइम आया था ना कि मैं चेक मार्क कर दूंगा, हाँ। फिर वो उसने हैक कर लिया। अभी भी मैं सोचती हूँ कभी मैं लिखूँ अपने इंस्टाग्राम पे कि गुनाह अभी भी मिल रहा है, बिकॉज मैं कोसती हूँ अपने दिल में, बट अच्छा रहता है। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये होती है कि आपके गहरे कनेक्शंस जो है ना बहुत मुश्किल से बन पाते हैं, बिकॉज यू कैंट बी योरसेल्फ विद एवरीवन। यस, ज़्यादातर आप किसी जगह पे जा रहे हैं, यू हैव टू बी लाइक दिस सर्टेन पर्सन, यू नो, दैट्स नॉट यू। लिमिटेशंस होती हैं। हाँ, तो यहाँ पर मेरी 2-3 ऐसी दोस्तें हैं जो मैं कहूँगी जिनके साथ आई कैन बी माई सेल्फ, आई कैन आस्क फॉर फेवर्स, आई कैन बी ओपन, आई कैन शेयर माई थिंग्स, बट अदर देन दैट आई फील मीडिया लाइफ इज़ वेरी लोनली। हाँ, आप बहुत मुश्किल से दोस्त बनाते हैं यस, यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। अच्छा, जब आप मज़हब के करीब हुई, अल्लाह ताला के करीब हुई, तो आपने कोई रिलीजियस स्कॉलर्स को सुनना शुरू किया या कोई बुक्स पढ़ना शुरू की? तो आपने किन को सुना, या पाकिस्तान का अगर आप या कहीं भी दुनिया के कोई स्कॉलर का आप नाम लें जिनको आपने सुना या सुनती हैं? उमर सलेमान ओके, एंड मुफ्ती मेक। ओके। और पाकिस्तान से? पाकिस्तान में जब रील्स आती हैं तो मैं तारिक जमील का देख लेती हूँ, बट समटाइम्स दे आर सो कंट्रोवर्शियल कि मुझे होता है कि आई डोंट नो। ठीक है। हाँ। अच्छा भैया, मुझे ना पाकिस्तान में जिनके साथ आपने काम किया, उनके बारे में सेट का कोई एक छोटी बात, कोई 2 से 3 मेल हो जाएं, 2-3 फीमेल हो जाएं, जो भी आपको सूट करे, ऐसी बातें जो पब्लिक में नहीं पता।
अच्छा, सबसे पहले सबा फैसल, ओके ओके। वो ना बड़े शौक से शरीफा खाती थी और मैं देखती थी, मैं कहती थी पता नहीं कैसे खाना है इसको क्योंकि मुझे आता नहीं था ना खाना, वो पाकिस्तानी में ज़्यादा होता है। तो एक दिन उन्होंने मुझे बिठाया ने बोला अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ शरीफा खाना। उन्होंने जो शरीफा रोज़ मैं शरीफा ना अपने सेट में मंगवा के शरीफा खाती थी। मुझे आज तक वो बात याद है कि सबा फैसल ने हाँ। मुझे शरीफा खाना सिखाया। और अच्छा, सोचना पड़ेगा। एमन, हम्म मेरे सामने की बच्ची, पर आई हैव टू से दोनों बहुत समझदार, अपनी एज से मैच्योर एंड मुझे हमेशा लाइक जब मैं उनको देखती हूँ एक प्राउड फीलिंग आती है कि माशाल्लाह मेरे सामने बड़ी हुई हैं वो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो वो मुझे हमेशा वो चीज़ मैं देखती हूँ ना, इन लोग को कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं। आई रियली रियली लाइक दैट। तीसरा सोचना पड़ेगा, ज़्यादातर बुराइयाँ होती हैं। हाँ, यही मसला है, लेकिन बुराइयां हम बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी को तो जो अच्छी सोचना चीजें हैं पड़ेगा। वही बता दें। अच्छा, वैसे कोई ऑकवर्ड मोमेंट्स को स्टार्स के साथ ऐसी हैं कि जो कैमरे के सामने नहीं बताई जा सकती, बतानी नहीं है, लेकिन आपने ये बताना कि ऐसे मोमेंट्स होते हैं इंडस्ट्री में। हाँ, ऐसे मोमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपका शूटिंग चल रही होती है तो आपको एथिक्स होती हैं, एक चीज़ें होती हैं, आपको खुद ही ख्याल रखना पड़ता है, भले हाइजीन हो एनीथिंग, क्योंकि हम लोग की ट्रेनिंग तो होती नहीं है। तो फॉर एग्जांपल कोई शामी कबाब खा के आ जाए, आपके मुंह पे शामी कबाब फूके मारा है, फूके मारा है, तो लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एंड देन कुछ लोग डिओड्रेंट नहीं यूज़ करते हैं, उनसे स्मेल आ रही होती है, पीठ पीछे लोग सारी बातें कर रहे होते हैं कि क्या एक मुझे लगता है ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है जब आप ग्रूमिंग स्किल्स टीवी पे पाकिस्तान आप में बहुत मिसिंग बड़े है। स्टार हैं, लेकिन हाँ, लेकिन साथ के आप लोग उसके तंग हैं साथ खड़े आपसे। नहीं हो सकते आपके। एंड देन आई जस्ट फील ऑफ कैमरा एक खातून है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, तो एक नाश्ता बनाने के लिए एक इंसान किसी प्रोडक्शन हाउस में था। ठीक है। वेरी नाइस, ओके, वेरी वेरी नाइस, बहुत बड़े मशहूर प्रोडक्शन हाउस में, तो वो ऑमलेट बहुत अच्छा बनाते थे। तो मैं रोज़ उनके हाथ का ना ऑमलेट खाती थी। एंड बार बार एक बड़ी एज की खातून स्टार आपा, हम्म तुम गंदे हो, तुम गंदे हो, बार बार उसको टोके, तुम गंदे हो, एज वाले थे। एक दिन उन्होंने पलट के कहा आपा मैं गंदा नहीं हूँ, मैं सिर्फ काला हूँ। वो बात मैं भूलती नहीं हूँ कि आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, राइट, बट थर्ड क्लास पर्सन है आप, फर्स्ट क्लास एक्टर पर थर्ड क्लास पर्सन। तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि चढ़ते सूरज के लोग तो हैं वहाँ पर, लेकिन आप उन्हीं को उठाएं जो डिज़र्व करते हैं। तो वो एक चीज़ मुझे लगता है कि एक बहुत ऑकवर्ड, बिकॉज हम लोग जो अमेरिका में पले बड़े होते हैं या यहाँ से रखते हैं, हमें तमीज़ बहुत सिखाई जाती है। पाकिस्तान में आई एम नॉट सेइंग कि हर पाकिस्तानी के साथ ऐसा मसला है, लेकिन पाकिस्तान में स्टेटस का बहुत मसला है, ठीक है। यस तो स्टेटस ये एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, तो वो चीज़ ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट्स होते हैं फिर आपके जब आप साथ बैठे होते हो। तो मैं तो खामोश रहकर बस देखती थी। सबसे ज्यादा क्या मिस करती हैं पाकिस्तान का? खाना, कौन सा? बाहर का, अच्छा, बाहर का खाना, हमारा खानसामा, उसको मैं मिस करती हूँ। शॉपिंग मिस करती हूँ, ट्रेडिशंस मिस करती हूँ। रमज़ान में हम भूखे होते हैं, यहाँ पर बोलना नहीं चाहिए लेकिन सब खा रहे होते हैं, वहाँ पर सब बंद होता है, एक हर चीज़ आप इंजॉय करते हैं वहाँ पर। ईद मिस करती हूँ, हर चीज़। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। आपने अच्छा खासा हमारे लिए टाइम निकाला और जी। बड़ा मज़ा आया, ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा। लास्ट पे कोई मैसेज पब्लिक के लिए, खास तौर पे पाकिस्तान वालों के लिए? आई थिंक सबसे ज़रूरी ये चीज़ है अपनी लाइफ में कि आपको हर चीज़ पैरेलल रखनी चाहिए। दीन दुनिया, ठीक है, योर एंटरटेनमेंट, योर सेल्फ, योर हेल्थ, एवरीथिंग हैज़ टू बी पैरेलल, कि अगर वो नहीं होती तो ऊंच नीच हो जाती है। तो हर चीज़ को ना सब कुछ लेकर चलना चाहिए। एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट अदर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।